मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता। हेल्थ टिप्स नामक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत ज़्यादा खतरनाक ना होते हुए काफ़ी गंभीर है। इसकी गंभीरता का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि आज की डेट में दुनिया भर में करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। 18% से ऊपर फीमेल्स और 6% से ऊपर मेल्स ने कभी ना कभी इस बीमारी को अनुभव किया है अपनी ज़िंदगी में। डिसेबलिंग डिजीज़ की लिस्ट में 6ठे नंबर पर आती है ये। फीमेल्स में माइग्रेन ज़्यादा होता है और इसका जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होता है, यानी कि अगर एक पर्सन को ये होती है तो उसके भाई बहनों में या बेटे बेटियों में होने के चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं। माइग्रेन एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है जिसमें हेडेक होता है। इसका हेडेक जो होता है एक साइड का में होता है, कभी कभी दोनों साइड में भी हो सकता है। ज़्यादातर आंखों के चारों तरफ होता है, सामने भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, पूरे हेड एंड नेक रीजन में कहीं पर भी हो सकता है। ज़्यादातर यूनिलेटरल और आंखों के चारों तरफ होता है। माइग्रेन का हेडेक जो होता है थ्रॉबिंग या पल्सेटाइल होता है। इसका मतलब ये है कि माइग्रेन का जैसे पल्स चलती है वैसे ही माइग्रेन का हेडेक होता है। थोड़ी देर होता है फिर गायब हो जाता है और फिर होने लग जाता है। इसके अटैक्स रिकरेंट होते हैं, बार बार होते हैं। माइग्रेन के हेडेक के साथ में उल्टी हो सकती है, जी कच्चा हो सकता है, आँख और नाक से पानी आ सकता है, उबासियाँ आ सकती हैं, रोशनी अच्छी नहीं लगती पेशेंट को, किसी की आवाज़ अच्छी नहीं लगती, पेशेंट अंधेरे में लेटना पसंद करता है। माइग्रेन के साथ में कभी कभी ऑरा भी होता है। ऑरा एक लक्षणों का समूह होता है जो कई बीमारियों के साथ में होता है, जैसे मिर्गी के दौरे, एपिलेप्सी के साथ भी होता है। जैसे मिर्गी होने से पहले कई पेशेंट्स को ऑरा होता है जिससे पता चल जाता है कि मेरे को अब मिर्गी का दौरा आने वाला है। माइग्रेन का ऑरा जो होता है वो हेडेक से पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है और हेडेक के दौरान भी रह सकता है। ये कभी भी 60 मिनट से ज़्यादा नहीं रहता है। माइग्रेन के ऑरा में विजुअल सिम्टम्स हो सकते हैं, सेंसरी सिस्टम की दिक्कत हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, जबान लड़खड़ा सकती है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ज़्यादातर जो माइग्रेन के ऑरा में जो दिक्कतें होती हैं वो चक्कर आते हैं और विजुअल सिम्टम्स होते हैं। माइग्रेन का हेडेक कभी भी 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। माइग्रेन के हेडेक की डायग्नोसिस के लिए एमआरआई और सीटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादातर क्लिनिकल ग्राउंड्स पे होता है और एक टिपिकल माइग्रेन के केस में किसी टेस्ट की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ती है। इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, उसके आधार पर अगर हम लक्षणों को देखें तो माइग्रेन को हम क्लासिकल माइग्रेन को हम आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे देखे गए हैं जो माइग्रेन के अटैक को ट्रिगर करते हैं या प्रेसिपिटेट करते हैं, इनको ट्रिगरिंग फैक्टर्स कहते हैं। उसमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है माइग्रेन, जैसे प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ में माइग्रेन का हेडेक ज़्यादा होता है। आपका अगर हम खाली पेट रहें, फास्ट रखें या कोई मील स्किप करें तब भी हो सकता है। जब भी आपके फास्ट रखते हैं हिंदुओं में नवरात्रे के या फिर जो रोज़े रखते हैं उन दिनों में माइग्रेन के पेशेंट ज़्यादा आने लग जाते हैं। माइग्रेन जो होता है जिन पेशेंट में होता है उनमें फास्ट रखने से ज़्यादा हो जाता है, पर जिनमें माइग्रेन नहीं होता है उसमें जो है माइग्रेन नहीं, फास्ट रखने से माइग्रेन नहीं होता है। स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, बहुत ब्राइट लाइट हो, चमकीली लाइट है उससे भी हो सकता है माइग्रेन। बहुत ज़्यादा नींद ज़्यादा हो उससे हो सकता है और नींद कम होने से भी हो सकता है। डेली रूटीन अगर आपका चेंज हो जाए तो उससे भी हो सकता है। आप जैसे दोपहर को सोते हैं 1 घंटा के लिए और नहीं सोए तो आपको माइग्रेन का अटैक हो सकता है। सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे हम एसी में बैठे हुए गर्मियों के दिनों में और बाहर धूप में आ जाएं, या सर्दियों के दिनों में अंदर हीटर में बैठे हुए और बाहर आ जाएं तब भी हो सकता है। वेदर चेंज की वजह से भी हो सकता है। कुछ दवाइयाँ जो हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं, वैसोडायलेटर्स कहते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, रेड वाइन की वजह से भी हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू या बदबू जैसे सेंट है, परफ्यूम है, डीजल या पेट्रोल या दवाइयों की बदबू से भी हो सकता है। कैफ़ीन से हो सकता है। कुछ फूड्स में जिसमें टायरामीन होता है, जैसे बाज़ार का जो चीज़ होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है, जो खाने की चीज़ों में पड़ा होता है, उससे भी हो सकता है।
आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होते हैं उसके भी माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन के ट्रीटमेंट पर, माइग्रेन का ट्रीटमेंट दो तरीके से किया जाता है। एक तो होता है एक्यूट अटैक का ट्रीटमेंट, दूसरा प्रोफिलैक्टिक या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। एक्यूट अटैक के ट्रीटमेंट का एम ये है कि हम एक्यूट अटैक को या तो रिवर्स कर दें या फिर उसके प्रोग्रेशन को रोक दें। एक्यूट अटैक के ट्रीटमेंट के लिए हम बहुत सारी मेडिसिन देते हैं जिसका वर्णन करना इस वीडियो में मुश्किल है। अगर विद इन 15 मिनट्स जब एक्यूट अटैक आता है तो अगर हम सिंपल पैरास्टामोल भी दे दें तो एक्यूट अटैक को रिवर्स किया जा सकता है। प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट को हम उन केसेस में देते हैं जिसमें माइग्रेन के अटैक की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत सीवियर होता है और वो बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, तो उसको में हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते हैं। या कुछ केसेस में जिसमें माइग्रेन का अटैक होने से पेशेंट के बहुत ज़्यादा दिन लॉस होते हैं, तो वो माइग्रेन का अटैक पेशेंट होने नहीं देना चाहता, तो उन केसेस में भी पेशेंट की प्रेफरेंस पर हम माइग्रेन का प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक्यूट अटैक में जैसे बहुत सारी मेडिसिन दे सकते हैं, उसी तरीके से प्रिवेंटिव अटैक में भी बहुत सारी मेडिसिन दे सकते हैं। उनको हम इस वीडियो में उनका नाम बताएंगे तो पूरा का पूरा एक वीडियो उसी पर ही बन जाएगा। तो ये प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो होता है वो एक तो उसकी फ्रिक्वेंसी को रोकता है, एक्यूट कम करता है, ड्यूरेशन कम करता है और उसकी सीवियरिटी को कम करता है। और या फिर अगर हम प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं उसके बावजूद भी एक्यूट अटैक हो जाता है, तो एक्यूट अटैक का जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। कुछ केसेस में एक्यूट अटैक दवाइयों से ठीक नहीं होता है, पर प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट अगर हम दे रहे होते हैं तो एक्यूट अटैक को दवाइयों से रिवर्स करना ज़्यादा आसान होता है। तो अगर हमें माइग्रेन को ट्रीट करना है तो हमें जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उसको अवॉइड करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा। आपका जो है अगर अटैक हो जाए तो उसको एक्यूट अटैक वाली मेडिसिन देनी है। ज़्यादा अटैक्स हों या सीवियर हो या फिर आपका ड्यूरेशन ज़्यादा हो तो हमें प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ये देखा गया है कि अगर एक्यूट अटैक में, अर्ली एक्यूट अटैक में 10 से 15 मिनट के अंदर अगर डीप इंस्पिरेशन एक्सरसाइजेज की जाए या फिर प्राणायाम किया जाए, खासकर अनुलोम विलोम जो किसी भी समय कर सकते हैं, तो एक्यूट अटैक को हम रिवर्स कर सकते हैं। माइग्रेन की वजह से बहुत सारे मैंडेज लॉस होते हैं, तो माइग्रेन के अटैक को अगर ठीक तरह से ट्रीट किया जाए और उसको पूरी तरह से डायग्नोज किया जाए तो हम बहुत सारे मैंडेज बचा सकते हैं। पेशेंट को भी पता होना चाहिए कि माइग्रेन की कोई बीमारी होती है, क्या लक्षण होते हैं उसको, तो जिससे पेशेंट डॉक्टर के पास जाए। नहीं तो सिंपल पेन किलर खा के पेशेंट ठीक हो जाता है और फिर बार बार पेन किलर ही खाता रहता है और कई बार ऐसा होता है कि पेन किलर की वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। माइग्रेन का अटैक का ट्रीटमेंट सिर्फ पेन किलर ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक डॉक्टर से ही परामर्श लेना चाहिए। अपने आप ट्रीटमेंट या अपने आसपास में केमिस्ट शॉप से दवाइयाँ लेकर ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। आज बस इतना ही, फिर कभी किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।